दोस्तों, क्लास 12 के लिए मेन एग्जामिनेशंस 26 अप्रैल से शुरू होंगे और प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के लिए 2 मार्च से सीबीएसई की गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि हमें यह काम शुरू कर देना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथियों का भी ये क्वेरी है और स्टूडेंट्स का भी क्वेरी है कि क्या क्लास 12 में खासकर हिस्ट्री में 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, टर्म 1 के लिए अलग, टर्म 2 के लिए अलग, या दूसरा प्रश्न बार बार ये उठ करके आता है कि क्या अब जैसे टर्म 2 चल रहा है तो टर्म 1 के जो टॉपिक्स हैं वह भी हम प्रोजेक्ट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो मुझे लगा कि इन सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर यदि सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें प्रोजेक्ट से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही सावधानी से और मनोयोग के साथ देखिए और इसमें जो बातें बताई गई हैं उनको आप फॉलो कीजिए। इसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन और प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सीबीएसई की डॉक्यूमेंट है जो स्पेशल स्कीम, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। क्लास 9 to 12 एकेडमिक सेशन 2021-22 जो चल रहा है और इसके पहले लाइन में ये बात कही गई है कि द पैंडेमिक सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री हैज फोर्स्ड स्कूल्स टू रिमेन क्लोज्ड। आपको पता है 2021-22 के दौरान मैक्सिमम समय पर स्कूलें बंद रहीं और एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हेंस in the continuation to circular number academic 51/2021 the following guidelines to undertake the internal assessment practical project work are issued to school for the academic session 2021-22। सीबीएसई ने ये जो सर्कुलर जारी किया था एकेडमिक 51/2021 इसमें कंप्लीट जानकारी है कि किस तरह से इंटरनल असेसमेंट होने हैं, प्रैक्टिकल्स होने हैं और प्रोजेक्ट होने हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर गाइडलाइन क्लास 9-10 के लिए है, लेकिन इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इनका इंटरनल ही असेसमेंट होना है सारा। जहां तक सीनियर सेकेंडरी लेवल का सवाल है, क्लास 12, ये देखिए 11-12 की बात हो रही है यहां पे। तो यहां पर टर्म 1, टर्म 2 में किस तरह से मार्क्स वगैरह होने हैं उस सब की जानकारी दी हुई है। हम इसको भी छोड़ सकते हैं। हम सीधे बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्क का। प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का होना है और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। और इन सभी विषयों के स्टूडेंट्स और टीचर्स ये बात पूछते हैं कि प्रोजेक्ट 1 बनने हैं या 2 बनने हैं और फर्स्ट टर्म का हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर यहां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क हम आपको पता है इसलिए इसकी बात हम नहीं करेंगे। रोल ऑफ अ टीचर ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको देख लीजिए कि हमें एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है, बच्चों को सपोर्ट देना है और उनके प्रोजेक्ट वर्क को मॉनिटर करना है। साथ ही रिसर्च वर्क में हमें उनको गाइड भी करना है और हमें यह भी इंश्योर करना है कि किस तरह से वो प्राइमरी एविडेंस को यूज करें और दूसरे सोर्सेस को किस तरह से प्रोजेक्ट में बनाने के लिए यूज करें। साथ ही हमें
यह भी देखना है कि जो प्रोजेक्ट बने उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन निकले। अगर कोई उसकी लिमिटेशन है जो बच्चों ने फेस किया है तो वो भी रिसर्च वर्क में आना चाहिए। और साथ में ये भी कि ये कोई कट पेस्ट मटेरियल ना हो, ये भी इंश्योर करना हमारा काम है। टीचर्स को यही काम मेनली करना है। और साथ में चूंकि इसका वाइवा वॉइस भी होता है तो हमें अपने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयार करना है। और प्रोजेक्ट फाइल हर बच्चे की एक एक बननी है। यह भी प्रश्न कई बार उठ के आता है कि क्या एक ग्रुप में एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो एक प्रोजेक्ट फाइल से काम चल जाएगा? इसका जवाब है नो। हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। हालांकि बच्चा एक ग्रुप में मिलकर के रिसोर्सेज जमा कर सकता है और थिंकिंग भी कर सकता है, प्लानिंग भी कर सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल हर बच्चे की अलग अलग बनेगी। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब करना क्या है देखिए, सबसे पहले चूज ए टाइटल और टॉपिक। इस फ्लो चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है अपने को प्रोजेक्ट वर्क बनवाने के लिए। दूसरा है कलेक्ट द रिसर्च मटेरियल एंड डाटा। उसके बाद क्या करना है, ऑर्गेनाइज द मटेरियल एंड डाटा। उसके बाद क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल एंड डाटा। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द मटेरियल ऑब्लिक डाटा, जिससे कि कंक्लूजन निकले। और उसके बाद फाइनली ड्रॉ द रेलेवेंट कंक्लूजन। तो किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे ये कहा गया है कि प्रोजेक्ट वर्क क्या प्रोजेक्ट फाइल के रूप में ही बनाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आप इसके लिए पीपीटी भी बना सकते हैं, एग्जीबिशन लगा सकते हैं, स्किट, एल्बम, फाइल, सॉन्ग, डांस, कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन, कुछ भी करवा सकते हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल बनाना जरूरी नहीं है। अब चेकलिस्ट देख लीजिए कि हमारे प्रोजेक्ट वर्क की चेकलिस्ट क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द कॉजेज, इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस और रेमेडीज होनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और उसका इंपैक्ट क्या है, यह भी शो होना चाहिए। उसके बाद जिस सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया गया है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यह भी दिखाना चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट वर्क से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगे, यह भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और एप्रोप्रिएटनेस और साथ में रेलेवेंस की, कितना रेलेवेंस है डेटा का, यह भी आपको शो करना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग दैट इज ससिंक्ट एंड कोहेरेंट इन प्रोजेक्ट फाइल, यह भी होना चाहिए। और उसके बाद साइटेशन ऑफ मटेरियल, जो रेफरेंस हम लोग कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची जो बनाते हैं, वो भी जरूर होना चाहिए। तो ये हो गया प्रोजेक्ट वर्क की चेकलिस्ट। अब बात करते हैं टर्म वाइज असेसमेंट प्रोजेक्ट। जो प्रश्न बार बार आप पूछते हैं उसका जवाब आपको यहां मिल रहा है, ये देख लीजिए। प्रोजेक्ट वर्क हैज ब्रॉडली द फॉलोइंग फेसेस। इनिशिएशन होता है सबसे पहले, डेटा कलेक्शन होता है, डेटा एनालिसिस होता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। आपको पता है कि इसके लिए द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क टू बी कवर्ड बाय स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड ड्यूरिंग द 2 टर्म्स। दोनों टर्म्स में प्रोजेक्ट होने हैं। अब सवाल है कि 2 या 1। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, टर्म 1 प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स के लिए होगा। अब यहां कहा जा रहा है कि द टीचर विल असेस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क इन द टर्म 1 इन द फॉलोइंग मैनर। ये देखिए, हमें बताया गया था, ये टर्म 1 का मसला है कि 1 से 3 जुलाई के बीच में आपको इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वगैरह देख लेना था। 4 से 5 अक्टूबर के बीच में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर लेनी थी। अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म असेसमेंट बाय इंटरनल एग्जामिनर करना था। स्कूल के एग्जामिनर को यह बात करनी थी। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस, जहां तक उसने काम किया था, तो काम कहां करना था और क्या करना था वो यहां लिखा हुआ है। ये देखिए प्रोजेक्ट वर्क। और असेसमेंट उसकी कैसे होनी थी, ये रूब्रिक्स यहां दिया हुआ है।
तो इंट्रोडक्शन के लिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए, नीड एंड ऑब्जेक्टिव के लिए, हाइपोथेसिस के लिए, रिसर्च क्वेश्चन के लिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस के लिए, कीवर्ड्स, मेथोडोलॉजी और क्वेश्चनायर के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए आपको 5 नंबर देना था। और सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक, चैलेंजेस एनकाउंटर्ड व्हाइल कंडक्टिंग द रिसर्च, इसके लिए 5 नंबर आपको देना था। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन आपको तैयार करवानी थी और बच्चों को करनी थी 10 नंबर के लिए। ठीक है, अब देखिए टर्म 2 की बात हो रही है, फिर 10 नंबर के लिए और उसी प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ाना था। ये देखिए 6-7 दिसंबर से लेकर जनवरी तक का काम, पीरियोडिक वर्क क्या करना था, कंटेंट, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। जो आपने पहले चुना था उसी का कंटेंट, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना था। कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशन, बिब्लियोग्राफी तैयार करना था। एनेक्सर और ओवरऑल प्रेजेंटेशन तैयार करना था। 8 जनवरी से लेकर के फरवरी तक फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा होना था। अब इसके लिए असेसमेंट रूब्रिक्स क्या दिया हुआ है, देखिए कि कंटेंट एनालिसिस और उसका रिलेवेंस क्या है, कंक्लूजन क्या लिखा है बच्चे ने, लिमिटेशन क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, एनेक्सर उसने ऐड किया है या नहीं किया, ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके लिए आपको 5 नंबर देना था। और एक्सटर्नल इंटरनल जो वाइवा होगा, जो 2 तारीख से शुरू हुआ है, जो हम आप लेंगे, उसके लिए 5 नंबर निर्धारित है। तो ये इस तरह से 10 नंबर बनते हैं। तो आपने देखा ये जो एक ही टॉपिक लेनी थी, जो टर्म 1 से टर्म 2 तक चलना है, 2 टॉपिक आपको नहीं लेनी है। अब सवाल है कि क्या टर्म 1 का हम टर्म 2 में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 3 जुलाई के बीच में टर्म 1 चल रहा था और जब आपने प्रोजेक्ट गाइडलाइंस दिए और आपने जब टॉपिक चूज किया तो उस समय टर्म 1 की पढ़ाई चल रही थी और टर्म 1 से लेकर के टर्म 2 हमने जो हमारे पास पूरे चैप्टर्स हैं उसमें से हमने बच्चों को दिए थे टॉपिक्स। तो अब जिस टॉपिक पे बच्चे ने प्रोजेक्ट वर्क बनाना शुरू किया, चाहे वो टर्म 1 का हो चाहे वो टर्म 2 का है, वो उन सभी टॉपिक्स के ऊपर ही जो टर्म 1 से शुरू हुआ था टर्म 2 में उसी के ऊपर काम आगे बढ़ाएगा। कंटेंट, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारा करेगा। और एक्सटर्नल जितने एग्जामिनर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि वाइवा वोस के लिए 5 अंक निर्धारित है और आपको 5 नंबर आपको देने हैं वाइवा वोस के आधार पर। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह होगी कि ईच लर्नर विल प्रेजेंट द रिसर्च वर्क इन द प्रोजेक्ट फाइल टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर, दोनों ही देखेंगे। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द रिसर्च वर्क और द प्रोजेक्ट फाइल ऑफ द लर्नर, कहीं और से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। जिस भी टॉपिक के ऊपर बच्चे ने प्रश्न तैयार किया है, जिस भी टॉपिक के ऊपर उसने प्रोजेक्ट बनाया है, बस वहीं से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और एक ओरिजिनल वर्क है, इसका सर्टिफिकेट जरूर इंटरनल एग्जामिनर दे दें उसको कि जो बच्चे ने काम किया है वो ओरिजिनल है, और दोनों मिलकर के वाइवा वोस का काम कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी थी। मैं आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो जल्दी से अपने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कराएं और प्रैक्टिकल्स भी जल्दी से कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट।